हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बिग्स इंस्टीट्यूट, जिस पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, अपन इस चैनल पे क्या पढ़ रहे हैं कि अपना जो यूनिट नंबर फर्स्ट है, अपनी जो फिजिक्स की, जिसका नाम आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उससे रिलेटेड कुछ लेक्चर्स अपन देख चुके हैं। इससे प्रीवियस जो लेक्चर हुआ था उसमें अपन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो पढ़ चुके हैं। और उससे पहले अपन क्या कर चुके हैं कि ये जो यूनिट है, इस यूनिट के अपन 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें पहला टॉपिक था आपका चार्ज और सेकंड टॉपिक था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इन दोनों टॉपिक के बारे में तो अपन पढ़ चुके हैं। किसी भी बच्चे को अगर इनसे रिलेटेड, इन टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में या आपका जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं उन पे व्हाट्सएप करके पूछ सकता है। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी आज के टॉपिक में अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करेंगे। तो आप इससे पहले जो प्रीवियस क्लास यानी 11th क्लास जो पास करके आए हो, उसमें आपने देखा था कि आपके पास अगर कोई बॉडी है, उस बॉडी के सराउंडिंग एक रीजन होता है जिसके कारण बॉडी क्या करती है, किसी दूसरी बॉडी को उसके मास के कारण अट्रैक्ट करने का काम करती है। उस फील्ड को अपन ने नाम दिया था आपका ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी ग्रेविटेशनल फील्ड की स्टडी करके आए हैं। उसी तरीके का ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट होता है मास के कारण। वैसे ही अगर आपकी किसी बॉडी पे चार्ज अगर अवेलेबल है तो उस चार्ज के कारण आपका जो फील्ड क्रिएट होता है, उस फील्ड को नाम दिया जाता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देख रहे हैं कि ये कहा जाता है कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, क्या करते हैं, अपने सराउंडिंग जो रीजन होता है उसमें किसी ना किसी तरीके का एक रीजन क्रिएट करते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि एक स्पेस बनाते हैं। उस स्पेस में क्या करते हैं कि किसी दूसरी अगर चार्ज बॉडी को लेकर आते हैं तो उस चार्ज बॉडी को या तो वो अट्रैक्ट कर सकते हैं या रिपेल कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि स्पेस रीजन हो या एरिया हो अराउंड ए चार्ज। चार्ज कैसा हो सकता है, सोर्स चार्ज इन विच अनदर चार्ज पार्टिकल, जिसको अपन टेस्ट पार्टिकल या टेस्ट चार्ज का नाम दे सकते हैं, एक्सपीरियंसेस ए फोर्स इज सेड टू हैव इलेक्ट्रिकल फील्ड इन इट। आप ये कह सकते हो कि आपके पास कोई चार्ज ले और उस चार्ज के सराउंडिंग कोई ऐसा रीजन माने जिसमें किसी पार्टिकल को अगर लेकर आए और वो पार्टिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करने का काम करता है, तो अपन कहेंगे कि उस चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग क्या प्रेजेंट है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। यहाँ 2 तरीके के वर्ड आए, एक तो सोर्स और एक आया टेस्ट। सोर्स चार्ज आपका वो चार्ज होता है जो फील्ड क्रिएट करने का काम करेगा या किसी भी पार्टिकल पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करने का काम करेगा, उसको तो कहेंगे सोर्स चार्ज। और उस अप्लाई होने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करने वाला जो चार्ज होगा उस चार्ज को कहेंगे टेस्ट चार्ज। अब आपको इससे रिलेटेड एक पॉइंट ध्यान रखना है कि सोर्स चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, जबकि टेस्ट चार्ज हमेशा किस तरीके का लिया जाता है, आपका पॉजिटिव लिया जाता है। तो याद रखना, टेस्ट चार्ज आपका हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। इसी के साथ साथ एक और कंडीशन लगाई जाती है कि जो टेस्ट चार्ज कंसीडर करते हैं वो टेंस टू 0 करते हैं। और टेंस टू 0 का मीनिंग क्या है कि अपना टेस्ट चार्ज इस तरीके का होना चाहिए कि वो सोर्स चार्ज पे किसी तरीके का इफेक्ट क्रिएट ना करे। अगर उस पे इफेक्ट क्रिएट करेगा तो सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा, जिसके कारण अपन को एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा। जैसे मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, अभी मैं सोर्स की तरह काम कर रहा हूं, आप अभी क्लास को सुन रहे हो, इसका मीनिंग आप टेस्ट की तरह काम कर रहे हो। अगर आपका जो इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल हो और पूरा इफेक्ट मेरा है, आपको मिल पा रहा है, तब तो कहेंगे कि अपनी जो क्लास है वो 100% इफिशिएंट रही। अगर आप में से कोई स्टूडेंट क्या करता है, मेरे जो क्लास हो रही है उस क्लास पे अगर किसी तरीके का डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, तो अपन कहेंगे कि जो क्लास है वो एक्यूरेट ना होगी, उसमें कुछ डिस्टरबेंस मिला। उसी तरीके से अगर आपके पास टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो, तो अपन ये कह सकते हैं कि सारा जो फील्ड मिला वो किसका मिला, अपन को सोर्स चार्ज का मिला है। तो सोर्स चार्ज से और टेस्ट चार्ज से रिलेटेड आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं।
पहला सोर्स चार्ज प्लस माइनस दोनों में हो सकता है, टेस्ट चार्ज हमेशा प्लस में होगा। दूसरा आपका टेस्ट चार्ज इतना स्मॉल लेते हैं ताकि उसका सोर्स चार्ज पे किसी भी तरीके का इफेक्ट ना पड़ पाए। अब आपके पास ये कोई मैंने चार्ज कंसीडर किया Q और इसके सराउंडिंग एक रीजन बनाया है जिसमें मैंने 3 पॉइंट कंसीडर किए हैं, जिसमें A पॉइंट तो इस रीजन के बाहर है, B पॉइंट इस रीजन के ऊपर है और C पॉइंट इस रीजन के अंदर है। अब मैंने क्या किया, बारी बारी से A, B और C पे क्या रखा, टेस्ट चार्ज को रखा और टेस्ट चार्ज को रखने के बाद में मैंने देखा कि A पर रखने पर टेस्ट चार्ज पे किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं पड़ा, यानी उस पे फोर्स की वैल्यू कितनी थी, 0। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं। फिर मैंने कहा कि जब मैं B और C पर रखा तो आपका जो टेस्ट चार्ज है उस पे क्या लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा। तो उसके कारण अपन ये कह सकते हैं कि B और C पॉइंट पे आप क्या क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। तो आप ये कह सकते हो कि वो रीजन जहां से किसी सोर्स चार्ज के कारण टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करना स्टार्ट कर देता है किसी सोर्स चार्ज के सराउंडिंग, तो उसी रीजन को अपन नाम दे देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी भी स्टूडेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी टर्म्स है या उसका जो मीनिंग है उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास ध्यान रखना, जैसे मैंने ये कोई चार्ज लिया और इस चार्ज के अगर मैं इधर अगर टेस्ट चार्ज रखूं तो इसमें फोर्स इधर लगेगा, अगर इधर रखूं तो फोर्स इधर लगेगा। अभी चार्ज कौन सा ले रखा है मैंने, प्लस, और टेस्ट चार्ज भी कैसा होता है, प्लस, तो दोनों में रिपल्सन होगा। यही अगर मैं आपका क्या रख दूं, ये माइनस चार्ज रख दूं और फिर आपका ये टेस्ट चार्ज इधर या इधर रख दूं, तो आप कहोगे कि इधर रखने पे तो इस पे फोर्स इधर लगेगा और इधर रखने पे इस पे फोर्स इधर लगेगा। तो याद रखना कि आपका अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तब तो टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, और अगर आपके पास सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करने का काम करेगा। तो इसी के बेसिस पे अपन आगे डायरेक्शन डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। नेक्स्ट आपके पास एक टॉपिक आता है कि आपने ये तो कह दिया कि इसके सराउंडिंग एक रीजन है और उस रीजन में क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। अब ये कह रहा है कि उस रीजन में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट होगा, तो उसके अमाउंट को जिस क्वांटिटी से डिफाइन करते हैं उसको कह देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो दोनों एक ही चीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको स्पेस के बारे में बताएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको ये बताएगी कि उस स्पेस में कितना आपका उस सोर्स चार्ज का इफेक्ट प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है कि अगर अपन कोई यूनिट टेस्ट चार्ज दें, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज दें और उसको किसी पॉइंट पर रखें और उस पर जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसी फोर्स को अपन नाम दे देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो कभी भी अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो तो आपका एक तो फोर्स पता होना चाहिए, लेकिन को जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं उस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब टेस्ट चार्ज हमेशा आपको क्या कंसीडर करके चलना है, यूनिट, और कैसा होता है, पॉजिटिव। यानी ये Q नोट है वो यूनिट और पॉजिटिव लेंगे तो E किसके इक्वल आ जाएगा, F के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होता है यदि किसी पॉइंट पे अपन यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज अगर पुट करते हैं। तो ये आपके पास होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात आपके पास। नेक्स्ट आपके पास आता है कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला। ये इसका मीनिंग बता चुका हूं मैं कि Q नोट का क्या टेंस टू 0 का सिग्निफिकेंस क्या होता है कि टेस्ट चार्ज को अपन इस तरीके का कंसीडर करते हैं कि उसका सोर्स चार्ज पे इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल हो, ताकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नहीं हो, चेंज नहीं हो आपके पास। नेक्स्ट अगर आप इसकी यूनिट की बात करोगे तो यूनिट निकाल सकते हो, ऊपर फोर्स है नीचे चार्ज है, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन और चार्ज की यूनिट कूलम, तो एक तो हो गई न्यूटन पर कूलम। इसी को आगे जाके अपन एक और पढ़ेंगे कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड E होता है वो V/d के इक्वल भी होता है, जहां V पोटेंशियल होता है, D आपकी डिस्टेंस होती है। तो पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट हो जाएगी और डिस्टेंस की यूनिट मीटर, तो इससे अपन वोल्ट पर मीटर भी बोल सकते हैं। और वोल्ट को आप क्या बोल सकते हो, जूल अपॉन कूलम भी बोल सकते हो। 10th क्लास में पढ़ के आए हैं कि आपके पास पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन चार्ज, तो वहां से जूल अपॉन कूलम लिखेंगे तो इसकी जूल अपॉन कूलम इनटू मीटर हो जाएगी।
ये आपकी इसकी एसआई यूनिट है। सीजीएस यूनिट की बात करोगे तो न्यूटन की जगह डाइन और कूलाम की जगह स्टेट कूलाम रखोगे तो सीजीएस यूनिट आ जाएगी। डायमेंशन फॉर्मूला निकाले तो जूल का हो गया आपके पास m1 L2 T-2, नीचे से आपका L1 कटेगा तो m1 L1, चार्ज में आपके पास क्या है A1 T1, ऊपर जाएंगे तो T-1 और A-1, सोल्व करेंगे तो m1 L1 T-3 A-1 हो जाएगा। ये इसकी क्या हो गई डायमेंशन फॉर्मूले की बात हो गई। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना कि ये जो फील्ड इंटेंसिटी है वो कैसी क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी होगी तो इसकी डायरेक्शन होगी, और डायरेक्शन अपन अभी देख के आए कि अगर आपके पास सोर्स चार्ज के साथ प्लस में है तो फोर्स रिपल्सन का लगेगा, और सोर्स चार्ज अगर आपका कैसा है नेगेटिव है तो फोर्स कैसा लगेगा अट्रैक्शन का। तो उसी के बेसिस पे कह सकते हो कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे फ्रॉम दी चार्ज, यानी ये चार्ज है इस चार्ज से दूर होगा। अगर आपके पास सोर्स चार्ज के साथ नेगेटिव है तो आप कहोगे कि अट्रैक्शन होगा, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका सोर्स चार्ज की ओर होगा। तो याद रखना ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज अवे फ्रॉम दी चार्ज होगा, और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑलवेज टुवर्ड्स दी चार्ज होगा आपके पास। नेक्स्ट आपके पास आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो ये फॉर्मूला देखा E = F/Q0, तो जनरल फॉर्मूला लिख दिया E = F/Q। तो यहाँ से F = लिख सकते हो Q × E। अब इसमें आपका जो Q है वो अगर प्लस का हुआ तब तो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो E की डायरेक्शन में लगेगा। कहने का मीनिंग ये है कि जैसे मान लो कि मेरे पास ये प्लस Q है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, तो इस पे तो फोर्स आपका इधर लगेगा, और अगर इसी रीजन में मैं Q रखूं कैसा माइनस का, तो इस पे फोर्स क्या लगेगा इसकी डायरेक्शन के अपोजिट लगेगा। तो याद रखना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर अपन किसी चार्ज को रखें और चार्ज अगर प्लस का है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, और अगर चार्ज माइनस का है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के कैसा लगेगा आपका अपोजिट लगेगा। तो ये तो हो गई आपके पास किसकी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड की और इलेक्ट्रिक फोर्स के बीच में रिलेशन की बात। अब आपका जिस तरीके से आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था वैसे ही अप्लाई कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। कह रहा है कि किसी पॉइंट पे अगर नेट फील्ड निकालना है तो इंडिविजुअल चार्ज का निकाल दो और उसका क्या कर दो वेक्टर सम कर दो, और वेक्टर सम करोगे तो जो भी नेट आएगा वही आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। आगे क्वेश्चन करेंगे तो उससे देखेंगे कि आपके पास कैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज में लिया जाता है। बाकी आपको जनरल याद रखना है कि जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी आ जाए और उसमें नेट वैल्यू निकालनी हो तो जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज अवेलेबल हैं उनका वेक्टर सम करोगे तो वेक्टर सम से आपके पास क्या आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, नेट वेक्टर क्वांटिटी की नेट वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों ये अपना बेसिक कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नॉलेज था। अब अपन आगे जाके क्या देखेंगे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफरेंट जो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उनके कारण कितनी वैल्यू प्रोड्यूस होती है, क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, उनकी अपन क्या करेंगे डेरिवेशन भी पढ़ेंगे। तो उन डेरिवेशंस को पढ़ने से पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल सिग्निफिकेंस आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किसी बच्चे को अगर टॉपिक में किसी टर्म में कोई प्रॉब्लम हो तो वो बच्चा मेरे को कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके क्या कर सकता है पूछ सकता है। थैंक यू।